नमस्कार दोस्तों आज 80वां स्वतंत्रता दिवस था और प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया है मोदी जी ने, उसमें बिल्कुल दो शब्द बिल्कुल बार बार दिखाई दिए। एक था जैन जी और जैन अल्फा, यानी कि पूरा जो उनका फोकस था। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई इन दोनों के लिए वो क्या करने वाले हैं। अब इसका रीज़न ये है कि ये जो दो शब्द थे, इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को, जैन अल्फा और जैन जी, इन्होंने भारतीय राजनीति को हिला दिया है। अब सभी जो दल हैं वो कहीं न कहीं हिले हुए हैं और मैं ये समझता हूँ, मुझे लग रहा है मोदी जी की बात सुन के कि बीजेपी ने इस चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ लिया है, समझ लिया है। कांग्रेस के बारे में कह नहीं सकते, राहुल गांधी अपने ही एक पागल बन कहे हैं, जो भी कहें उनकी ना समझी उसमें चल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मेलोनी को लेके वो बयानबाजी दी है, उसकी जितनी ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा घटिया बात पॉलिटिकली हो नहीं सकती है। अगर कोई और भी बोल रहा है तो उन्हें इसका खंडन करना चाहिए था जो उन्होंने करा। इसलिए ये दिखता नहीं है कि वो कुछ मैच्योरिटी दिखा रहे हैं पॉलिटिक्स में 56 ईयर की एज में भी। और जैन जी और जैन अल्फा को लेके उनकी कोई विचारधारा, कोई सोच है, कोई प्लान है, वो भी दिखता नहीं है। वो अभी मेलोनी में ही फंसे हुए हैं। तो खैर छोड़िए उस चीज़ों को, उस वो टोटली एक ऐसा डिस्कशन है जो कि होना ही नहीं चाहिए। तो वापस हम आते हैं मोदी जी की बात पे। और जो मैंने कहा इसमें कि भाई मोदी जी ने पकड़ लिया है जैन जी और जैन अल्फा को, वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आज उनके भाषण में 3 मेन चीज़ें थी। 2 काम उन्होंने करे हैं जैन जी के लिए और 1 काम किया है जैन अल्फा के लिए, तो वो बताता हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने बोला कि भाई उनका और उनकी सरकार का एक ऐसा विजन है कि एक ऐसा पूरा एक स्टडी सिस्टम बनाया जाए, एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, जिसमें ये जो कोचिंग माफिया है ना, इसको साइड में करके ऐसी एक पद्धति बनाई जाए जिसमें हर जो स्टूडेंट है वो बहुत ही कम फीस में या ना के बराबर की फीस में पढ़ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कोचिंग माफिया का जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरी तरह से मतलब छात्रों को तंग तो करता है, उनका शोषण तो ये करता है। होता क्या है कि कोई छात्र है, उसे उस अच्छी खासी फीस उनसे ली जाती है, उन्हें सपने दिखाए जाते हैं कि ये हो जाएगा, एक दिन ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, अच्छी खासी फीस जाती है। फीस आती कहाँ से है? फीस आती है कि कहीं या तो घर का कुछ जेवर बिक रहे हैं, गाय भैंस बिक रही है, ज़मीन बिक रही है और उससे फीस दी जा रही है। अब वो फीस जब कोचिंग माफिया ले लेता है, वो पढ़ाते हैं, लेकिन फिर वो छात्र अगर किसी भी वजह से पास नहीं हो पाता या कहीं पेपर लीक हो गया, वो समय बर्बाद हो गया, तो फिर उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। और वही सारा गुस्सा बनता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर एक छात्र के ऊपर बनता है कि भाई मेरे माँ बाप ने तो अपने जेवर बेच के मुझे पढ़ाया, ज़मीन बेच के मुझे पढ़ाया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, पास नहीं हो पाया या फिर पेपर लीक हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो गुस्सा वहाँ पे जन्म लेता है। तो मोदी जी ने इस चीज़ को पकड़ा है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे एजुकेशन माफिया है। और इसे रोकने के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बन चुके हैं, पूरे देश के हर शहर में दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और ये हज़ारों में फीस लेते हैं कि 1 महीने की। और स्कूल्स को और कॉलेजेस को तो छोड़ जाइए, हायर एजुकेशन को ऐसा बना दिया कोचिंग माफिया ने कि हर जो एक आम आदमी है उसके लिए आसानी नहीं है वो पढ़ना। तो इस पे मोदी जी की नज़र है, इसलिए उन्होंने बोला कि हम एक ऐसी एक पूरा सिस्टम क्रिएट करेंगे जो हर छात्र जो है बहुत ही कम पैसों में या ना के बराबर पैसों में अपनी कोचिंग खुद कर पाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा होता है, सरकारी कर पाती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और कोचिंग माफिया पे इससे लगाम भी लगेगी, क्योंकि कोचिंग माफिया फिर कोटा की बात नहीं रही या बहुत ऐसे शहरों की बात नहीं रही। कोचिंग माफिया चारों तरफ से फैल चुका है। नीट हो, जेई हो, इनका तो है ही, साथ में आईएएस आईपीएस की जो तैयारी ये लोग करवाते हैं उसके लिए भी ये बहुत सख्तबाग दिखाता है अपने स्टूडेंट को कि भाई एक बार बस पढ़ के तुम पास हो जाओ, फिर तो तुम राजा बन जाओगे। अब उसका नुकसान ये होता है कि जो पास नहीं हुआ वो तो फिर कोचिंग करता रहता है, एक के बाद एक साल उसके बर्बाद होते रहते हैं। फिर पता चलता है एज ही निकल गई, और वो एज निकल गई ना, वो कहीं और अपना कैरियर बना पाया और ना ही फिर वो आईएएस आईपीएस भी बन पाया। तो दोनों जगह उसकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जैसे भी कुछ महीने पहले की बात है, एक लड़की का बहुत वीडियो वायरल हो रखा था जिसने कहा कि उसने अपने 4-5 साल ज़िंदगी के तैयारी में लगा दिए। अब उसकी एज निकल चुकी है, नौकरी गवर्नमेंट उसे मिली नहीं, वो पास ही नहीं हो पाई। और दूसरा, जो वो तैयारी करती, वो कुछ सीखती, मतलब उस अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जा सकती तो उसके लिए भी उसके पास कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि उसने वो सीखा ही नहीं। वो बस एक कमरा बंद करके पढ़ती रही और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला एंड ऑफ द डे। तो ये कंडीशन बहुत बुरी बनती है। लेकिन जो लोग पास होते हैं वो उनकी कंडीशन भी और बुरी बनती है, क्योंकि उनके दिमाग में पहले भर दिया है कि भाई एक बार पास हो जाओ फिर तुम राजा बन के राज करो। तो फिर उन्हें नौकरी मिल भी जाती है, तो एक वो उस ढंग से काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि भाई अब तो हमारी ज़िंदगी सेटल हो गई, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन भी जाते हैं तो कोई नए आइडियाज़ उनके पास नहीं होता है डेवलपमेंट के, अपने काम को लेके कोई रुचि इतनी नहीं होती है। तो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी सरकारी मशीनरी को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धीमा कर देते हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। दूसरी जो मोदी जी ने बात की, वो कहा कि भाई एआई, कि हम एआई की ट्रेनिंग करवाएंगे। एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई की वजह से ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बहुत बुरा असर पड़ेगा कई सेक्टर्स पे। और जो एक जॉब्स हो क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट
जनरेट होता है वो कम होगा, खासकर आईटी सेक्टर में। ये कहा जा रहा है कि अगले 5 से 10 साल में इंडियन आईटी सेक्टर पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा दिखता है, क्योंकि अभी जो एआई टूल्स आ रहे हैं वो ये चीज़ हो रही है कि कोडिंग के कुछ कोड्स वो दे देते हैं, हालांकि वो कोड इतना अच्छा नहीं होता, वो इतना सिक्योर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। और क्लाइंट फिर ये आर्गुमेंट करता है कि भाई ये तो एआई टूल से मुझे कोड बड़ा आसानी से मिल रहा है, तो मैं इतने वर्किंग आवर्स या इतना पे तुम्हें क्यों करूँ। तो ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी भले ही वो कोड इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सिक्योर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो पूरी इंडियन आईटी सेक्टर पे इसका असर पड़ेगा। ऐसा बहुत सारी स्टडीज ऐसे आ रही हैं जो कह रही है कि अगले 5 साल या 10 साल में करीब 10 लाख करोड़ का जो इंडियन आईटी का बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कितने सही हैं, मैं इस पर रिसर्च करूंगा और देखते हैं कि क्या इसके बाकी क्या ये सच है। अब तीसरी जो उन्होंने चीज़ कही वो कही उन्होंने जैन अल्फा के लिए। जैन अल्फा के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स को लेके एक वो ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि वो स्पोर्ट्स में भी अपना कैरियर बना पाए, अपने आप को ज़्यादा फिट रख पाए। अब स्पोर्ट्स क्यों, एक ज़माना था जब कहा जाता था ना कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। अब खेलोगे कूदोगे तो भाई जाओगे आईपीएल में और 1 साल का 5 करोड़ कमाओगे। अब ये बन चुका है, अभी कहावत उल्टी हो चुकी है। तो इसलिए गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ इसलिए दिखती है कि गवर्नमेंट भी इसको लेके काफ़ी जो है अलर्ट है, और वो जैन अल्फा के लिए इस तरह की गेम्स को लेके पॉलिसी बना रहे हैं। अब थोड़ी अलग बात करते हैं जो मोदी जी ने भी कही। अभी तक जो हमने बातचीत की वो जैन जी और जैन अल्फा के लिए थी। अब बात करते हैं अर्बन नेक्सलाइज की। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये एक शब्द यूज़ किया था, अर्बन नेक्सलाइज। तो ये जो पूरा सीजेपी का एक क्रिएट हुआ था आंदोलन, कहीं ना कहीं ये अर्बन नेक्सलाइट्स का ही पूरा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई शक नहीं है यारो। अब आज मोदी जी ने एक बात कही कि भाई ये जो है अर्बन दिमागी, एक तो 2 तरह के नक्सली हैं। उन्होंने ये बात बोली कि एक तो वो नक्सली जो बंदूक वाला नक्सली है, और एक वो नक्सली जो दिमागी नक्सली है। यानी अर्बन नक्सलाइट्स को उन्होंने अब दिमागी नक्सली बोला है। और ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि जिस तरह से पूरा सीजेपी का जो पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, एक फेक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। ठीक है, नेट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन, और जिस तरह से उसको यूज़ करने की कोशिश की या जैन जी को भड़काने की कोशिश की, एक गलत मिसयूज़ करने की कोशिश की, वो गलत था। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो वाकई इस सिस्टम से गुस्सा थे या जिनके अंदर ये गुस्सा था कि यार ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, उनको एक शील्ड की तरह यूज़ किया गया। ठीक है, एक शील्ड की तरह यूज़ किया गया और उनके को आगे रख के अपना एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रिडीम चेंज की। अब ये ठीक वैसी है जैसे कि हमास भी करता है। हमास क्या करता है कि वो औरतों और बच्चों को आगे कर देता है और उसके पीछे वो लोग अपना अपना जो है प्रोशन चलाते हैं। अब अगर इजराइल है या कोई भी आर्म फोर्सेस है उन पर हमला करता है तो फिर पूरी दुनिया में कहता है कि यार ये तो औरतों और बच्चों पर हमला कर रहे हैं, तो एक गलत नैरेटिव बनता है। वही चीज़ भारत में करने की कोशिश की गई। तो मोदी जी ने यही बोला कि इन अर्बन नक्सलाइट्स को भी, यानी कि ये जो दिमागी नक्सलाइट्स है, इनको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमने बंदूक से जो नक्सलाइट्स चल रहे थे उनको ख़त्म किया है, लेकिन अर्बन नक्सलाइट्स की अब बारी है, यानी कि दिमागी नक्सलाइट्स की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर अलर्ट है। और अभी तक जो हम सोचते थे कि नहीं, कहीं गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट कमज़ोर हो रही है, वो जैन जी से बातचीत कर रहे हैं, वो नहीं, वो सिर्फ उन लोगों को उनसे अलग कर रहे हैं नेक्सलाइट से, जो कि मतलब वाकई इस सिस्टम से या कहीं ना कहीं इस चीज़ों से जिन्हें परेशानी हुई है। तो ये उनकी पॉलिसी है जो उनके आज भाषण से दिखती है। ये मेरा एनालिसिस था, मेरे अपना खुद का निजी विचार थे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।